जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अड्डा में। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। साथियों, इस वीडियो में बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट एडवर्टीजमेंट के बारे में। अब देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ये असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज निकाली हैं और टोटल वैकेंसीज ये हैं, सब्जेक्ट्स ये हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन से कॉलेज ने या कौन सी जो है यूनिवर्सिटी की ये वैकेंसीज हैं। तो आप देख सकते हैं श्री अरविंदो कॉलेज, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एफिलेटेड है, उसके द्वारा ये वैकेंसीज नोटिफाई की गई हैं। वैकेंसीज नोटिफाई की गई हैं कल ही, यानी कि 23 दिसंबर को ये एडवर्टीजमेंट आउट हुआ है। और इस एडवर्टीजमेंट के ज़रिए आप इसको, जो अरविंदो कॉलेज की वेबसाइट है, वहाँ से इस एडवर्टीजमेंट को देख सकते हैं, या फिर ड्यू की वेबसाइट पे भी आपको ये एडवर्टीजमेंट मिल जाएगा। अन्य वीडियोस की तरह जो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके लिए, जैसे कि आपका जो है स्क्रीनिंग आपको कैसी होगी, इंटरव्यू में कैसे कॉल आएगी, क्या फ़ीस रहेगी, ये सारी चीज़ें जैसे कि अन्य वीडियोज़ में हम करते हैं, इस वीडियो में भी हमारे द्वारा आपको जो है बताई जाएंगी। इससे पहले मैं आपसे जो है एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप चैनल को जो है रेगुलरली विजिट कर रहे हैं या आप चैनल को आज फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और इस तरीके के जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स रहते हैं, इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहती हैं, वो हमारे द्वारा आप तक पहुँचाई जाती हैं। तो इसलिए आप चैनल को ज़रूर कंसिडर करें सब्सक्राइब करना। अब देख लेते हैं एडवर्टीजमेंट क्या है, कितनी वैकेंसीज़ हैं, कौन से सब्जेक्ट्स में हैं, और भी इम्पॉर्टेंट जो डिटेल्स हैं आपको पता होनी चाहिए, वो हम सारी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, श्री अरविंदो कॉलेज एक अच्छा कॉलेज माना जाता है साउथ कैंपस का, और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से ये एफिलेटेड है। अगर आपको इसकी वेबसाइट पे जाना है तो वेबसाइट का लिंक ये है, और अगर आपको प्रिंसिपल को ईमेल करना है तो बेसिकली देखिए, प्रिंसिपल खुद तो इसमें आपको रिवर्ट नहीं करेंगे, लेकिन प्रिंसिपल के रिगार्ड्स पे भी, प्रिंसिपल के बेसिस पे ही ये आपको रिप्लाई आएगा, आपकी कोई जेन्युइन क्वेरी होगी तो उसका। और देखिए, ये जो डेट है कल ही 23/12 को जो है ये आउट हुआ है। एडवर्टीजमेंट नंबर ये है, तो आप वहाँ भी जाके वेबसाइट पे जाके इसको देख सकते हैं। अब देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ पे भरना है आपको। तो एप्लीकेशन फॉर्म के लिए जो लिंक है वो ये है, ऑनलाइन आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। ये फॉर्म जो है बिल्कुल ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर की, अराउंड 100 से ज़्यादा पोस्ट है ये, और परमानेंट टाइप की पोस्ट है ये। तो परमानेंटली आप वहाँ पे अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो परमानेंटली आप काम करेंगे, और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ड्यू के कॉलेज में आप असिस्टेंट प्रोफेसर लगना जो है एक बड़ी बात होती है अपने आप में। अगर आप कॉलेज की वेबसाइट पे जाना चाहते हैं, अन्य चीज़ें देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको इस वेबसाइट पे चीज़ें मिल जाएंगी। असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है ये, जैसे कि मैंने आपको बताया, परमानेंट टाइप की है। एकेडमिक पे लेवल 10, जैसे कि मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस का रहता है ड्यू के, तो एकेडमिक पे लेवल 10 की ये भर्ती है। 57,700 बेसिक पे है, 7वें वेतन आयोग के अनुसार। इसके अलावा और भी अलाउंसेज इसमें मिलेंगे। अब अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी जो है इसमें अराउंड आपकी 90-95 हज़ार से ऊपर ही आपकी सैलरी जाके इसमें इंक्लूड होती है, अगर अलाउंसेज वगैरह इसमें इंक्लूड कर दे तो। अब देख लेते हैं इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ कि कौन सा डिपार्टमेंट है, कितनी पोस्ट है, और जो रिजर्वेशन है उस कैटेगरी में कितनी पोस्ट रहेंगी। रिजर्वेशन जो है, अगर आप बेसिकली आपके पास में कोई रिजर्वेशन है तो आप अपने कैटेगरी में सीट्स को देख सकते हैं। मैं यहाँ पे टोटल सीट्स आपको बताने वाला हूँ। सिर्फ बॉटनी की सीट है 1, केमिस्ट्री की सीट है 6, कॉमर्स की सीट है 32, काफ़ी लार्ज नंबर में कॉमर्स की सीट है। इसके बाद देखिए, कंप्यूटर साइंस की सीट है 2, इकोनॉमिक्स की सीट्स हैं 10, इलेक्ट्रॉनिक्स की सीट है 7, इंग्लिश की सीट है 8, एनवायरमेंटल साइंस की 2 सीटें हैं, और हिंदी की सीट्स हैं 9। इसके अलावा देखिए, हिस्ट्री की 5 सीट्स हैं टोटल, मैथमेटिक्स की 5 सीट्स हैं टोटल, फिजिक्स की भी 5 सीट हैं टोटल, पॉलिटिकल साइंस की 15 सीट्स हैं, अच्छी पोस्ट हैं पॉलिटिकल साइंस की भी, संस्कृत की 1 सीट है, और जूलॉजी की 3 सीट्स हैं। तो देखिए, ये इम्पॉर्टेंटली आपको पता होना चाहिए कि आपके जो है सब्जेक्ट में सीट है कि नहीं है, और आप अगर एलिजिबल हैं, वो हम आगे देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो आप बिल्कुल इसको भर सकते हैं। एपीआई स्कोर आपका अगर सही है तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें। और देखिए, एक रिजर्वेशन वाइज भी देख लेते हैं। जैसे कॉमर्स में जनरल के लिए 11 सीट है, एससी के लिए 4 सीट्स हैं, एसटी के लिए 3 सीट्स हैं, ओबीसी के लिए 10, ईडब्ल्यूएस के लिए 3, और
PWBD यानी कि पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 1 सीट है जो कि विजुअली इम्पेयर्ड है या लो विज़न है, और टोटल में 32 सीटें हैं। तो ये आप देख सकते हैं और आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब देख लेते हैं, जो भी हमारे साथी बात करते हैं कि क्वालिफ़िकेशन क्या होती है ड्यू के कॉलेजेस में लगने के लिए। तो देखिए क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं। क्वालिफ़िकेशन को 2 तरीके से बांटा गया है, और ये क्वालिफ़िकेशन जो मैं बताने जा रहा हूँ, चाहे आप आर्ट्स में हैं, कॉमर्स में, ह्यूमैनिटीज़ में, लॉ में हैं, सोशल साइंस में, साइंसेज में, लैंग्वेजेस में, लाइब्रेरी साइंस, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन या फिजिकल एजुकेशन, इनमें किसी में भी हैं, तो आपको यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो करना है। ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इतना तो आपके पास होना ही चाहिए। तो देखिए आपके पास में एक क्राइटेरिया क्या है, एक क्राइटेरिया है कि मास्टर्स डिग्री विथ 55% मार्क्स। तो देखिए आपका जो मास्टर्स डिग्री है, आपका मान लीजिए चाहे MSc है या MA है, तो वहाँ पे आपके कम से कम 55% मार्क्स ज़रूर होने चाहिए। 55% मार्क्स जो हैं आपके होने चाहिए, या अगर आपको जो है ग्रेड मिली है तो वो ग्रेड 55% के इक्विवेलेंट होनी चाहिए। और ये जो 55% मार्क्स हैं, ये मास्टर्स डिग्री के किसी कंसर्न सब्जेक्ट में, रेलिवेंट सब्जेक्ट में, अलाइड सब्जेक्ट में हो सकते हैं, जो कि जिनकी वैकेंसीज निकली हैं। इंडियन यूनिवर्सिटी से जो है आपको ये डिग्री होनी चाहिए, या फिर किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से अगर आपकी डिग्री है तो वो इक्विवेलेंट होनी चाहिए इंडियन डिग्री के। अब ये तो देखिए एक क्राइटेरिया है, इसके अलावा एक मैंडेटरी क्राइटेरिया क्या है, और मैंडेटरी क्राइटेरिया ये है कि आपके पास नेट की जो है क्वालिफिकेशन होना चाहिए। आप नेट जो है, जो UGC या CSIR से कंडक्ट कराया जाता है, वो आपके पास में होना चाहिए। अब देखिए इसमें कुछ एग्जाम्पशन है, जो 55% का क्राइटेरिया है, इसमें भी एग्जाम्पशन है, वो हम आगे बताएंगे। जो है कैंडिडेट्स रिजर्व कैटेगरी के, उनके लिए 50% का क्राइटेरिया भी होता है, वो आगे देख लेंगे। प्लस तो देखिए अभी के लिए आप ध्यान रखिए कि मास्टर्स में 55% प्लस आपके पास में नेट की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और देखिए जो सब्जेक्ट्स जिनमें नेट नहीं होता है वो एग्जेम्प्टेड रहेंगे, और इसके अलावा और भी कुछ एग्जाम्पशन है। नेट कैंडिडेट्स जो है उनके पास नेट नहीं है, तो वो एग्जाम्पशन मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए ये तो एक क्राइटेरिया हो गया। एक क्राइटेरिया क्या है, एक क्राइटेरिया है कि अगर आपने फॉरेन यूनिवर्सिटी से PhD की है और आपके पास में जो है वो यूनिवर्सिटी जो है टॉप 500 में आती है, जो कि QS रैंकिंग में होनी चाहिए, या टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में, या ARW जो कि संघाई जियाओ टोंग यूनिवर्सिटी द्वारा ये लिस्ट निकाली जाती है, उसमें आपकी फॉरेन यूनिवर्सिटी टॉप 500 के अंदर होनी चाहिए। तो देखिए या तो आपके पास में ये क्राइटेरिया है या आपके पास में ये क्राइटेरिया है, दोनों ही कैंडिडेट्स फॉर्म को भर सकते हैं। अब देख लेते हैं और इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा था कि एग्जाम्पशन किस किस का रहेगा, जो नेट का एग्जाम्पशन है वो किस किस का रहेगा। तो एक एग्जाम्पशन तो रहेगा उन कैंडिडेट्स के लिए जिनको PhD डिग्री अवार्ड की गई है, मिनिमम स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड फॉर MPhil PhD डिग्री रेगुलेशन 2009 के अकॉर्डिंग, या फिर मिनिमम स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ MPhil PhD डिग्री रेगुलेशन 2016 के अकॉर्डिंग। तो देखिए ऐसे कैंडिडेट्स नेट के लिए एग्जेम्प्टेड रहेंगे जिनकी 2009 या 2016 के मिनिमम स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ MPhil PhD डिग्री रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग उनको PhD डिग्री अवार्ड की गई है, वो नेट की एलिजिबिलिटी से क्या रहेंगे, एग्जेम्प्टेड रहेंगे। उनको नेट की परीक्षा जो है उत्तीर्ण करना कोई ज़रूरी क्राइटेरिया नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब देखिए जो सेकंड टाइप के कैंडिडेट्स नेट से एग्जेम्प्टेड रहेंगे वो रहेंगे जिन्होंने MPhil PhD प्रोग्राम में रजिस्टर्ड कराया था अपने आप को जुलाई 11, 2009 से पहले, और अब उनको PhD की डिग्री अवार्ड कर दी गई है। तो ऐसे कैंडिडेट्स भी एग्जेम्प्टेड रहेंगे नेट से। और देखिए ये जो उनकी PhD की डिग्री है रेगुलर मोड में होनी चाहिए, 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर कम से कम होने चाहिए, ओपन वाइवा होना चाहिए। इसके अलावा अन्य और भी कंडीशंस हैं वो आप देख सकते हैं। अब देखिए जो मैंने 55% का क्राइटेरिया आपको बताया था मिनिमम मार्क्स का, तो इसमें 5% का रिलैक्सेशन रहेगा ऐसे छात्रों के लिए, ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जिनके मास्टर्स डिग्री में जो है बेसिकली 50% मार्क्स रहेंगे। और वो कौन सी कैटेगरी के कैंडिडेट्स होने चाहिए, SC, ST, OBC और जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है, मतलब PWBD कैंडिडेट्स जो हैं उनके पास में 5% का रिलैक्सेशन रहेगा। इसके अलावा 5% का रिलैक्सेशन उन सभी कैंडिडेट्स को भी रहेगा जिन्होंने अपनी PhD की डिग्री प्राप्त की है अभी, लेकिन उन्होंने मास्टर्स डिग्री में
मास्टर्स डिग्री जो उन्होंने की है वो 19 सितंबर 1991 से पहले कर ली है। अभी क्या है, अभी उनके पास में पीएचडी की डिग्री है, लेकिन उन्होंने मास्टर्स की डिग्री में 19 सितंबर 1991 से पहले ऑब्टेन कर ली थी, तो उनके लिए भी 5% का रिलैक्सेशन रहेगा। इसके अलावा और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो रहेंगी, एपीआई स्कोर के बेसिस पे आपका स्क्रीनिंग होगी। तो देखिए, आप फॉर्म को जब भर लेंगे उसके बाद में एक स्क्रीनिंग कमेटी होती है जो आपको इंटरव्यू के लिए स्क्रीन करती है, और इसमें जो है शॉर्ट लिस्ट करती है अपने आपको इंटरव्यू के लिए। तो ये किसके बेसिस पे होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली ये होता है एपीआई स्कोर के बेसिस पे, और एपीआई स्कोर आप सभी लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, ये 100 पॉइंट स्केल का एक स्केल होता है, जिसमें कि आपको अगर ग्रेजुएशन में 80 और 80 से अबव मार्क्स है तो आपको 21 नंबर मिल जाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन में 80 या 80 से % से ऊपर मार्क्स हैं तो 25 नंबर मिलेंगे। अगर आपने एमटेक, एमफिल, एलएलएम, एमएड या कोई इक्विवेलेंट डिग्री की है और उसमें आपके 60 या 60 से ऊपर परसेंटेज है तो 7 मार्क्स आपको मिलेंगे। पीएचडी के लिए आपको मैक्सिमम 25 मार्क्स मिलेंगे। नेट जेआरएफ अगर आपका क्वालिफाई है तो 10 मार्क्स आपको एपीआई स्कोर में मिलेंगे। नेट के लिए, सिर्फ नेट के लिए 8 मार्क्स मिलेंगे। रिसर्च पब्लिकेशन के लिए मैक्सिमम 6 मार्क्स मिलेंगे। अब देखिए, ये 6 मार्क्स जो है एक रिसर्च पब्लिकेशन के लिए नहीं है, इसके लिए आपकी 3 रिसर्च पब्लिकेशन होनी चाहिए, क्योंकि एक रिसर्च पब्लिकेशन के लिए 2 मार्क्स ही एपीआई स्कोर में काउंट होते हैं। और ये रिसर्च पब्लिकेशन भी आपका पीयर रिव्यूड होना चाहिए, किसी यूजीसी लिस्टेड जर्नल में होना चाहिए, उसमें ये रिसर्च पब्लिकेशन होना चाहिए आपका। इसके अलावा देखिए, टीचिंग और पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस के लिए आपको 10 मार्क्स मिलेंगे मैक्सिमम, और 2 मार्क्स फॉर 1 ईच ईयर, 1 साल के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो अगर आप मान लीजिए 5 साल से टीच कर रहे हैं और आपको जो है हर साल के 2 मार्क्स मिलेंगे, तो आपको तब जाके 10 टोटल मार्क्स मिलेंगे 5 साल के लिए। अगर आपने कोई अवार्ड आपको मिला है इंटरनेशनल, नेशनल लेवल का, तो 3 मार्क्स मिलेंगे। स्टेट लेवल के लिए 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। अब देखिए, इसमें कैसे काउंटिंग होती है 100 पॉइंट स्केल पे। इसमें देखिए, अगर आपने एमफिल, एमटेक, एलएलएम, एमएड या इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री की हुई है, साथ में पीएचडी भी की हुई है, तो आपको मैक्सिमम 25 मार्क्स मिलते हैं। नेट जेआरएफ के लिए आपको 10 मार्क्स मिलेंगे मैक्सिमम। अवार्ड कैटेगरी के 3 मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए, अगर आपने कोई नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, साथ में स्टेट अवार्ड भी आपको मिला हुआ है, तो आपको तब भी 3 मार्क्स ही मिलेंगे, चाहे जो है आपने नेशनल, स्टेट दोनों अवार्ड आपको मिले हुए हैं। इसमें आपको 5 नंबर काउंट नहीं होंगे, 3 मार्क्स ही काउंट होंगे मैक्सिमम। अब देखिए, एपीआई स्कोर में 84 मार्क्स पे काउंट होगा आपका। ये इसका देखिए वेटेज है, एकेडमिक स्कोर का 84 मार्क्स होगा, रिसर्च पब्लिकेशन के 6 मार्क्स, टीचिंग एक्सपीरियंस के 10 मार्क्स। इस तरीके से 100 मार्क्स का जो है आपका एपीआई स्कोर बन जाता है, और इसी के बेसिस पे आपकी जो है शॉर्ट लिस्टिंग, स्क्रीनिंग होगी। अब मैं आपको बता दूं कि आपकी जो कमेटी होगी, शॉर्ट लिस्टिंग या स्क्रीनिंग कमेटी, उसमें एक तो देखिए प्रिंसिपल जो रहेगा कॉलेज का, वो चेयरपर्सन की तरह उसमें रहेगा। और इसके अलावा देखिए 2 टीचर्स फ्रॉम रेलिवेंट सब्जेक्ट, जो कि प्रिंसिपल द्वारा नॉमिनेट होंगे, और एक टीचर रहेगा रिलेटेड डिपार्टमेंट से, जो कि प्रिंसिपल द्वारा नॉमिनेट होंगे। इसके अलावा एक एकेडमिशियन रहेगा जो SC ST OBC माइनॉरिटीज़, वीमेन, पर्सनस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, और ये भी नॉमिनेट किया जाएगा प्रिंसिपल द्वारा। अब देखिए, इस स्क्रीनिंग कमेटी में 3 लोग अगर मेजॉरिटी रखते हैं तो उनका कोरम बनेगा, मतलब किसी भी चीज़ पे डिसीजन होगा तो 3 लोग एटलीस्ट चाहिए। इस तरीके से आपकी स्क्रीनिंग कमेटी काम करती है। शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया में क्या होगा, देखिए काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का क्वेश्चन आता है कि आपकी एक लिस्ट बनेगी जिसमें जो टॉप एपीआई स्कोरर होगा उसका नाम होगा, और फिर जो है सबसे लीस्ट एपीआई स्कोरर जो होगा उसका नाम होगा। इसके अलावा देखिए, जो 50% से ऊपर रहेगा स्कोरर, जो एप्लीकेंट है 50% से ऊपर उसका एपीआई स्कोर है, उसको शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है। यहाँ पे जा सकता होने का मतलब है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके 50 से ज़्यादा एपीआई स्कोर में स्कोर कर रहे हैं आप, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको बुलाया ही जाए। और इसमें जो है देखिए, एक क्राइटेरिया होता है, क्राइटेरिया का मतलब यहाँ पे एक मिनिमम लाइन है कि मिनिमम 50% तो होने ही चाहिए, उससे कम नहीं होने चाहिए। इसके अलावा देखिए, मान लीजिए 10 पोस्ट है और 3 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाना है, तो 30 लोगों को बुलाया जाना है। शुरू के जो 30 लोग रहेंगे उनको बुला लिया जाएगा, और उनके शर्त ये रहेगी कि 50% से 50 नंबर से ज़्यादा एपीआई स्कोर उनका होना चाहिए। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे।
रिलैक्सेशन रहेगा 5 मार्क्स का इसमें SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए, मतलब जिनके SC ST PWD कैंडिडेट जिनके 45 मार्क्स से API स्कोर में जो है ज़्यादा है उनको बुलाया जा सकता है। इसके अलावा जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आप ये है कि फ़ीस कितनी होगी, तो फीस रहेगी OBC EWS और जनरल कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये। तो आप इसको ध्यान दे सकते हैं। SC ST PWBD कैटेगरी और वीमेन कैटेगरी के लिए कोई फीस नहीं है, जैसे कि अन्य DU के कॉलेजेस में होता है, तो इसमें भी वही चीज़ अप्लाई हो रही है। SC ST PWBD और वीमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं है, और जनरल OBC और EWS के लिए 500 रुपये की फ़ीस है। और देखिए इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रहेगी कि आपका जो इंटरव्यू के लिए कोई भी TADA आपको नहीं दिया जाएगा, और इसके लिए जो है आपको अपनी शॉर्ट लिस्टिंग के लिए जो वेबसाइट है कॉलेज की उसको रेगुलरली विजिट करना है। अब देखिए तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट्स, कोई क्वेरीज, कोई जो है क्वेश्चंस आपके रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज को या अपने डाउट्स को लिख सकते हैं। और इसके अलावा एक हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका डिस्क्रिप्शन आपको चैनल के जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ भी आप अपने क्वेश्चंस क्वेरीज डिटेल में भेज सकते हैं, आपको निश्चित रूप से रिप्लाई मिलेगा अगर आपका क्वेश्चन जेन्युइन होगा तो। इसी के साथ में दोस्तों, अगर आप एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप इस वैकेंसी को, इस जो है एप्लीकेशन को ज़रूर भरें, और मैं आशा करूँगा कि आप लोग सेलेक्ट हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।